सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो गौर से इसको सुनना, समझना, आपको सारी की सारी बातें समझ में आएंगी। तो अच्छे से सुनने की कोशिश करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अब पूरी की पूरी एनसीईआरटी आपको समझ में आएगी। अब एनसीईआरटी के अंदर जो भी चीज़ें दी हुई हैं वो सारी की सारी समझ में आएंगी। और ये जो आज का टॉपिक है ये काफ़ी ज़्यादा कंसेप्चुअल रहने वाला है। तो अच्छे से इसको सुनना, समझना, आपको बातें समझ में आएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इसको हम ऐसे लिखते हैं, डिनोट करते हैं EGH। ये हो गई आपकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये है आपका आज का टॉपिक। आयोनाइजेशन एनर्जी के अंदर हमने क्या देखा था? आयोनाइजेशन एनर्जी के अंदर हमने देखा था कि आउटर मोस्ट शेल जो थी, न्यूक्लियस होता है, उसके बाहर शेल्स होती हैं। तो आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी देनी होती है, आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो हम एनर्जी देते थे, दैट इज आयोनाइजेशन एनर्जी। अब क्या होगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में? क्या होगा? नाम ही है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इसमें इलेक्ट्रॉन को गेन करना है। तो वही है न्यूक्लियस और उसके बाहर जो शेल्स हैं। तो आउटर मोस्ट शेल जो है उसमें इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए, इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए जो एनर्जी देनी होती है या जो एनर्जी रिलीज होती है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। तो ये क्या है कि कितनी आपको एनर्जी देनी पड़ती है या कितनी एनर्जी रिलीज हुई इलेक्ट्रॉन को आउटर मोस्ट शेल के अंदर गेन करने के लिए। तो बात एक्चुअल में ये है। पहले मैं आपको लिख करके दिखाता हूँ, पॉइंट लिखना। तो ये है डेफिनेशन इसकी। इट इज द अमाउंट, it is the amount of energy required को आप absorb भी लिख सकते हो। it is the amount of energy required or released. it is the amount of energy required or released during the addition of electron from an isolated gaseous atom. तो ये एक्चुअल में क्या है मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। तो ये आपका न्यूक्लियस है, ये शेल्स है। तो यहाँ पर ये जो है आउटर मोस्ट शेल है, दैट इज योर आउटर मोस्ट शेल। तो आउटर मोस्ट शेल जो है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए, यही बोल रहा है, इलेक्ट्रॉन इसके अंदर गेन करने के लिए जो एनर्जी चाहिए या जो एनर्जी रिलीज हुई, यही बोल रहा है ड्यूरिंग द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसेस एटम। यानी आउटर मोस्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है या रिलीज होगी, दैट इज, इसको हम लिखते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। दैट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये है आपकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। सबसे पहले तो आपको यही समझ में आना चाहिए कि इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड होगा आउटर मोस्ट शेल के अंदर। तो पहली बात जो है ये आपको समझ में आनी चाहिए। उसके बाद आपको क्या ध्यान रखना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है, अब आता है दूसरा पॉइंट कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में बी पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है।
इसके ऊपर भी अभी आऊँगा कि पॉजिटिव कैसे होगी, नेगेटिव कैसे होगी। लेकिन आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है ये पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, तो ये बात भी आपको समझ में आनी चाहिए। उसके बाद आता है कि अगली बात आती है साइन की। साइन मतलब नेगेटिव या पॉजिटिव, कि साइन ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन affinity. Electron gain enthalpy, sign of electron gain enthalpy and electron affinity is opposite. साइन क्या होता है? अपोजिट. बट द वैल्यू इज सेम. बट द वैल्यू या थ्योरेटिकल वैल्यू जो होती है सेम होती है. ये आपको समझना पड़ेगा कि अब यहाँ पर एक टर्म आता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ये एक टर्म आती है. तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होता है इसको पहले समझो कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती क्या है. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है कि टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी. यहां पे ऐसे भी लिख सकते हो टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन. टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन. तो अगर हमारी वाली भाषा में देखें तो इलेक्ट्रॉन बुलाने की नीयत, ये तो ये आपको समझ में आना चाहिए. तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है इलेक्ट्रॉन बुलाने की नीयत. तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो आप लिखते हो और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इनके बीच में रिलेशन होता है. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है, इसको आप मेजर करते हो इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को आप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की टर्म्स में मेजर करते हो. ये आपको समझ में आना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है उसको हम मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. ये समझ में आना चाहिए. मतलब क्या है कि अगर जो आउटर मोस्ट शेल के अंदर जो हम इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, अगर टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, यानी अगर इलेक्ट्रॉन के बुलाने की नीयत अच्छी है, तो इलेक्ट्रॉन को कौन बुलाएगा? न्यूक्लियस बुलाएगा. तो अगर इलेक्ट्रॉन के बुलाने की नीयत अगर अच्छी है, मतलब पॉजिटिव है, ये होता है बुलाने की नीयत क्या है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. अगर इलेक्ट्रॉन के बुलाने की नीयत पॉजिटिव है, मतलब अच्छी है, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी? अगर इलेक्ट्रॉन बुलाने की नीयत अच्छी है, बुलाने मतलब वो चाहता है कि इलेक्ट्रॉन ऐड हो, वो चाहता है कि इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल के अंदर ऐड हो, तो एनर्जी क्या होगी? रिलीज. तो एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी. तो अगर कोई नहीं चाहता कि आउटर मोस्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड हो, तो फिर भी हम चाहते हैं कि आउटर मोस्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड करना, तो इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए तब हमको एनर्जी देनी पड़ेगी, वो पॉजिटिव होगी. तो अगर इलेक्ट्रॉन बुलाने की नीयत अच्छी है, देखो अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव है ना, मतलब टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन अच्छा है, वो चाहता है कि इलेक्ट्रॉन ऐड हो, तो अगर इलेक्ट्रॉन आप चाहते हो कि ऐड हो, तो एनर्जी रिलीज होगी. तो एनर्जी रिलीज होगी तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होगी. तो ये है कि मैं आपको दिखाता भी हूँ लिख करके, आपको समझ में आएगा. ये पॉजिटिव और नेगेटिव जो है इसको हम लिखेंगे. इसको मैं ऐसे लिखूंगा पॉजिटिव, इसको मैं ऐसे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पहला आता है पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. तो मैंने क्या बोला था? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है? टेंडेंसी टू अट्रैक्ट. मतलब पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कब होगा? मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव है, यानी
इलेक्ट्रॉन नहीं चाहता कि आउटर मोस्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट जो है, इलेक्ट्रॉन बुलाने की नीयत जो है, इलेक्ट्रॉन बुलाने की नीयत जो है न्यूक्लियस की, वो अच्छी नहीं है। लेकिन फिर भी आप इलेक्ट्रॉन को ऐड करना चाहते हो, तो हमको एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी। दैट्स वाई यहाँ पर लिखा है। मतलब ये तब होगा जब टेंडेंसी अच्छी नहीं होगी, यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की टर्म्स में लिख रहा हूँ, नो या लेस टेंडेंसी to add electron in the outermost shell of isolated gaseous एटम। इसके लिए मैं आपको टेबल भी बनाऊंगा, वहां से आपको समझ में आएगा कि अगर इलेक्ट्रॉन के नो और लेस टेंडेंसी, मतलब ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात कर रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन के बुलाने की नीयत आउटर मोस्ट शेल के अंदर न्यूक्लियस की अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी आप चाहते हो कि आउटर मोस्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड करना, तो इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि टेंडेंसी टू अट्रैक्ट अच्छा नहीं है। अगर अच्छा नहीं है तो फिर भी आप इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहते हो, तो आपको ज़बरदस्ती अगर आप किसी को ऐड करना चाहो, किसी इलेक्ट्रॉन को ऐड करना चाहो, तो आपको एनर्जी लगानी पड़ेगी। दैट्स वाई पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो आपको समझ में आया होगा जो अभी मैंने ऊपर लिखा था। अब आता है नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, नेगेटिव EGH करके मैं लिखूंगा अब इसको, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इसमें क्या है, गुड टेंडेंसी टू ऐड इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ आइसोलेटेड गैसियस एटम। तो एनर्जी रिलीज कब होगी, जब इलेक्ट्रॉन बुलाने की नीयत अच्छी है। न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉन बुलाने की नीयत अगर अच्छी है, वो चाहता है कि इलेक्ट्रॉन ऐड हो आउटर मोस्ट शेल के अंदर, क्योंकि न्यूक्लियस उसको अपनी तरफ खींच रहा है। तब अगर हम इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहें तो एनर्जी कम लगेगी, क्योंकि चाहता है कि इलेक्ट्रॉन ऐड हो। तो फिर भी अगर हम इलेक्ट्रॉन को ऐड करना चाहें तो एनर्जी रिलीज होगी, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ये होगी। ये आपको समझ में आना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी चेंज जो होगा यहाँ पर, यहाँ पर पॉजिटिव होगा, यानी एंडो। यहाँ पर एनर्जी देनी पड़ी ना, जहाँ पर एनर्जी देनी पड़ती तो एंडोथर्मिक, यहाँ पर एनर्जी रिलीज हुई तो चेंज, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का चेंज कितना आ गया, यहाँ पर नेगेटिव होगा, यानी एक्सोथर्मिक। ये आपको समझ में आना चाहिए। मतलब सिंपल सी बात है, जब भी आप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को निकालना चाहो तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की टर्म्स में हम देखते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है इलेक्ट्रॉन के बुलाने की नीयत। अगर इलेक्ट्रॉन के बुलाने की नीयत अच्छी है तो मतलब वो चाहता है कि इलेक्ट्रॉन ऐड हो आउटर मोस्ट शेल के अंदर। अगर आप फिर भी ऐड करना चाहो तो एनर्जी रिलीज होनी चाहिए, तो एक्सोथर्मिक होता है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन के बुलाने की नीयत अच्छी है ही नहीं, चाहता ही नहीं है कि आउटर मोस्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड हो, फिर भी आप इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहोगे, फिर भी अगर आप इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहते हो तो एनर्जी देनी पड़ेगी। दैट्स वाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी यहाँ पर पॉजिटिव आती है। तो यहाँ पर समझने की बात यह है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है, पहले आप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को देखना पड़ेगा आपको, तो उसकी टर्म्स में आप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लिख सकते हो। तो इसको पॉज करो, नोट करो, फिर मैं आपको एक टेबल बनाऊंगा, वहाँ से आपको समझ में आएगा। अब आता है इसमें हमारा कि इसका अगर टेबल में बनाऊँ, टेबल आप ध्यान से
समझ लोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि क्या हो रहा है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के साथ। यहाँ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मैं लिखूंगा तो उसको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के टर्म्स में समझना, दैट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, यहाँ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, यहाँ चेंज, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का चेंज, ये क्या है, ये है चेंज, ये है चेंज इन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो समझने की कोशिश करना अब। तो अगर इलेक्ट्रॉन बुलाने की नीयत अच्छी है, यानी पॉजिटिव अगर है, यानी ऐसे है, अगर आपकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब है कि अच्छी है। अगर इलेक्ट्रॉन बुलाने की नीयत अच्छी है, यानी वो चाहता है कि आउटरमोस्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड हो, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का चेंज क्या होगा, वो आ जाएगा आपका नेगेटिव। अगर कोई चाहता है कि आउटरमोस्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन आए, जब वो आएगा तो एनर्जी रिलीज होगी, उसको अच्छा लगेगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी रिलीज होगी, नेगेटिव होगी। तो ये आपको समझना है। दूसरा कि अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपकी नेगेटिव है या है 0, फिर भी आप इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहते हो, मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन बुलाने की नीयत अच्छी है ही नहीं, फिर भी आप चाहते हो कि इलेक्ट्रॉन ऐड हो, फिर भी अगर आप चाहते हो कि इलेक्ट्रॉन ऐड हो तो एनर्जी देनी पड़ेगी, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का चेंज जो होगा वो आपका पॉजिटिव होगा। तो ये आपको समझना था, यही मैंने पीछे लिखा है। इस टेबल को आप समझ जाओगे तो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है, इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव और इट कैन बी 0। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव नेगेटिव आपको समझ में आया होगा कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होती है, नेगेटिव होती है। आयोनाइजेशन एनर्जी तो सिर्फ देनी होती थी, यहाँ पर क्यों पॉजिटिव नेगेटिव आ रहा है, तो ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो ये आपको समझना पड़ेगा। इसको पॉज करो और नोट करो। सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये अगर आपने समझ लिया ना, इसमें पूरा एनसीईआरटी आपकी कवर होगी, आप देख सकते हो इसके बाद। तो जैसे ये है, मान लो कोई एम है, इलेक्ट्रॉन को क्या किया हमने, ऐड किया आइसोलेटेड गैसेस एटम में, ये भी याद रखना है, आइसोलेटेड गैसेस एटम में हम इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो ये क्या होगा, एम माइनस, क्या होगा एम माइनस। फिर मैंने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन और ऐड किया तो क्या होगा 2 माइनस, तो ये चार्ज आ जाएगा, सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। तो यहां पर भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, दोनों जगह इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, लेकिन यहां पर टेंडेंसी, न्यूट्रल एटम जो होता है ना, इसकी टेंडेंसी होती है, इसकी टेंडेंसी होती है, ये इलेक्ट्रॉन चाहता है, इलेक्ट्रॉन बुलाने की नीयत अच्छी होती है। यहाँ पर न्यूट्रल के अंदर इलेक्ट्रॉन बुलाने की नीयत अच्छी होती है, अगर चाहता है कि आउटर मोस्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड हो और आप ऐड करोगे तो मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, पॉजिटिव है, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, बुलाने की नीयत अच्छी है ही नहीं, यहाँ पर नेगेटिव है। तो अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की टर्म्स में लिखो तो यहाँ पर कौन सी, ये वाली, इसको मान लो Eg1 लिख लेता हूँ, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 1, ये है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 2। तो ये एक्सोथर्मिक है, ये वाली जो है डेट इज एक्सोथर्मिक। क्योंकि न्यूट्रल के अंदर अगर आप इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो वो चाहता है कि इलेक्ट्रॉन ऐड हो, तो ये रिलीज होगी, तो एक्सोथर्मिक। यहाँ नहीं चाहता क्योंकि नेगेटिव आ गया इसमें, नेगेटिव के अंदर, अगर नेगेटिव आयन के अंदर आप इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहते हो, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन
बुलाने की नीयत अच्छी नहीं होती, क्योंकि पहले ही एक इलेक्ट्रॉन आ गया तो वो रिपल्शन करेगा। फिर भी आप इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहते हो तो पॉजिटिव आएगा, मतलब एंडोथर्मिक आएगा। ये आपको समझने की बात है, यानी ये एंडोथर्मिक है। तो IE1 IE2 का ऑर्डर आपको समझ में आया होगा। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एक्चुअल में ये है, यानी गैसेस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो उससे क्या बनता है, नेगेटिव आयन बनेगा। जब हम ऐड करते हैं इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव बनेगा। तो इसको पॉज करो, नोट करो। आयोनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ एन एलिमेंट इज सेम बट साइन इज ऑपोजिट। इसका मतलब क्या है कि आयोनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ एन एलिमेंट इज सेम बट साइन इज अपोजिट। आयोन जैसे ये है M है, इसमें से मैंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन निकाला गैसेस एटम में से, ये क्या बनेगा, प्लस बनेगा। इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ तो यहाँ पर मान लो आयोनाइजेशन एनर्जी कितनी थी, प्लस में क्या थी 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस में थी, क्योंकि एनर्जी देनी पड़ी। एनर्जी जब देते हैं तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी। लेकिन वहीं पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, अब क्या होगा, यहाँ पर मैंने इसको लिया, इसमें हमने क्या किया, अब इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो ये क्या बनेगा, M बनेगा। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आएगी, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का चेंज जो होगा वो कितना आएगा, माइनस का 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये मेरे कहने का मतलब है। लेकिन मान लो आपको आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दिया है, ऐसे दिया है, तो अगर मैग्नीट्यूड पूछेगा, सिर्फ वैल्यू पूछेगा तो 5.1 इसकी भी है, 5.1 इसकी भी है, वैल्यू सेम है। लेकिन जैसे ही साइन के ऊपर आएगा, देखो साइन इसका पॉजिटिव में है, इसका नेगेटिव में है, तो ये आपको समझने की ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ पर टेंडेंसी टू गेन अच्छा है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अच्छी है। तो अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अच्छी है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होगी डैट विल बी नेगेटिव, तो नेगेटिव में आ गया। तो सिर्फ और सिर्फ साइन अपोजिट है, वैल्यू सेम है। ये आपको समझने की ज़रूरत है यहाँ पर कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ये वाला पॉइंट NCERT के अंदर दिया है, ये आपको समझ में आना चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं, ये आपको समझ में आनी चाहिए कि ये क्या बोल रहा है कि साइन इज़ अपोजिट। तो इसको पॉज करो, नोट करो। ये हमने एक्चुअल में आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बीच में देखा। अब हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इसमें देखेंगे हम कि क्या होता है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू इज ऑलमोस्ट सेम। ये भी आपको याद रखने की ज़रूरत है, वैल्यू ऑलमोस्ट सेम है। क्या है, वैल्यू ऑलमोस्ट सेम, लेकिन साइन तो अपोजिट होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में भी था, तो साइन इज अपोजिट। तो ये भी आपको समझने की ज़रूरत है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू की अगर बात करी जाए, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ऑलमोस्ट सेम मैंने क्यों लिखा है, ये आपको यहाँ से पता चलेगा। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से ज़्यादा, मतलब लिटिल होती है,
बाय ऑलमोस्ट 5/2 RT से। तब भी मैंने लिखा है कि यानी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू जो होती है ना ऑलमोस्ट सेम ही है, इक्वल होती है। लेकिन अगर फिर भी आप पूछते हो कि बताओ एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू, तो न्यूमेरिकल वैल्यू में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आपको ज़्यादा मिलेगा। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से ज़्यादा होती है 5/2 RT के रिस्पेक्ट में। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी आप इसको पॉज करो, नोट करो। फॉर न्यूट्रल एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, नेगेटिव होती है। मैंने आपको अभी बताया, इसको समझाऊंगा भी मैं कि कैसे। न्यूट्रल के लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, नेगेटिव होती है। एक्सेप्ट, यहाँ पर एक्सेप्ट समझना, यानी इनकी पॉजिटिव होगी, यानी इसकी एक्सोथर्मिक होती है। ये एक्सो है, इसका मतलब एक्सोथर्मिक है। एक्सेप्ट नाइट्रोजन अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में, AEM में लिखूंगा इनको, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। इसमें बेरिलियम, मैग्नीशियम एंड इनर्ट गैसेस, इनकी पॉजिटिव होती है, यानी एंडोथर्मिक, एंडो हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है, ये आपको समझना पड़ेगा कि न्यूट्रल एलिमेंट के अंदर अगर आप इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहो ना, तो क्योंकि न्यूट्रल के अंदर अगर आप इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहते हो, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है वो अच्छी होती है। अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अच्छी है, अगर इलेक्ट्रॉन को बुलाने की नीयत अच्छी है, तो एनर्जी रिलीज होगी, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होगी। ये आपको समझने की ज़रूरत है। लेकिन न्यूट्रल के अंदर भी कुछ की एंडोथर्मिक होती है। नाइट्रोजन हो गया, बेरिलियम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन और नोबल गैसेस, इनकी जो होती है एंडोथर्मिक होती है। अब मैं आपको पहले बताता हूँ बेरिलियम में ऐसा क्यों है। बेरिलियम मैग्नीशियम, क्योंकि बेरिलियम के अंदर क्या है, NS2 है, यानी फुल्ली फिल्ड है, वो फुल्ली फिल्ड है, इसका डुप्लेट कंप्लीट है। आप फिर भी इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहते हो, ये चाहता ही नहीं है कि आप इलेक्ट्रॉन ऐड करो, फिर भी अगर आप उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहते हो, देखो बेरिलियम कैसे है, बेरिलियम ऐसे है, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें पहले से ही हैं, NS2 है, फिर भी आप इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहते हो, ये नहीं चाहता भाई, फिर भी आप इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहते हो तो एनर्जी देनी पड़ेगी, तो देनी पड़ेगी, डेट्स वाई एंडोथर्मिक है। नाइट्रोजन के अंदर क्या है, हाफ फिल्ड है, NP3 है, देखो ऐसे होता है नाइट्रोजन, इसको मैं आगे भी दिखाऊंगा आपको। NP3 है, यानी P के अंदर 3 है, P के अंदर अगर 3 है तो हाफ फिल्ड है, हाफ फिल्ड स्टेबल है, फिर भी आप इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहते हो, ये चाहता ही नहीं है, फिर भी आप इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहते हो तो एनर्जी देनी पड़ेगी, डेट्स वाई एंडोथर्मिक। इनर्ट गैसेस स्टेबल होते हैं क्योंकि इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, लेकिन फिर भी आप चाहते हो कि इलेक्ट्रॉन ऐड करो, ज़बरदस्ती इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहो तो एनर्जी देनी पड़ेगी, एंडोथर्मिक है। ये बातें आपको समझ में आनी चाहिए। अब आता है आपका इसी में न्यूट्रल। अब ये तो मैंने न्यूट्रल के लिए दिखा दिया, अब आप बोलोगे नहीं हमें कैटायन के लिए भी बताओ, एनायन के लिए भी बताओ। देखो कैटायन के लिए बताओ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। कैटायन के ऊपर क्या चार्ज है, कैटायन मतलब मान लो ये है A+ मैंने मान लिया कैटायन है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, तो टेंडेंसी टू अट्रैक्ट अच्छा है, ये चाहता है कि इसको इलेक्ट्रॉन मिले, यानी यहां पर इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, पॉजिटिव में लिख सकता हूं। तो अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसकी पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी, नेगेटिव, यानी एक्सो। ये और एनायन अगर देखो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फॉर एनायन यानी A- एनायन।
पहले ही इसके अंदर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, फिर भी आप इलेक्ट्रॉन डालना चाहते हो तो रिपल्शन नहीं होगा भाई, यानी इलेक्ट्रॉन बुलाने की नीयत नेगेटिव आ गया, यानी दूरियां बढ़ी, न्यूक्लियस का उस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के ऊपर अट्रैक्शन कम होगा। जब दूरियां कम होगी, जो अपकमिंग इलेक्ट्रॉन आएगा तो न्यूक्लियस का उसके ऊपर जो अट्रैक्शन है वो उतना अच्छा नहीं होगा। जब उतना अच्छा उस अपकमिंग इलेक्ट्रॉन के लिए न्यूक्लियस का अट्रैक्शन अच्छा नहीं होगा तो क्या होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन बुलाने की नीयत अच्छी नहीं है, मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव है। तो अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपकी नेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन गेन, फिर भी आप चाहते हो कि इलेक्ट्रॉन ऐड करना, चाहता ही नहीं है भाई ये इलेक्ट्रॉन ऐड हो, लेकिन फिर भी आप चाहते हो तो एनर्जी देनी पड़ेगी, तो ये एंडोथर्मिक। तो अब आपने इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो ये क्या बनेगा, पॉली नेगेटिव आयन, तो -2 बनेगा ये। अब इसमें आपने इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो ये यहाँ पर क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ पॉली नेगेटिव आयन, फॉर्मेशन ऑफ पॉली नेगेटिव आयन, क्योंकि माइनस है ना एक, अब इसके ऊपर इसने एक इलेक्ट्रॉन और खाया तो -2 आ जाएगा, तो पॉली नेगेटिव आयन का फॉर्मेशन होगा। ये भी आपको समझने की ज़रूरत है। अभी मैं आपको इस पर कुछ दिखाऊंगा कि कौन सा एंडोथर्मिक है कौन सा एक्सोथर्मिक है, पहले इसको पॉज करो, नोट करो। अब आपको बताना है कि एंडो एक्सो, मैंने आपको सारे केसेस लिखा दिए, न्यूट्रल का भी दिखा दिया कौन कौन सा कहाँ कहाँ पर क्या है, नेगेटिव के लिए भी बता दिया मैंने आपको, और मैंने आपको पॉजिटिव के अंदर भी बता दिया कैटायन। वो आप अगर याद रखोगे आप निकाल पाओगे ये। देखो अब पहला यहाँ पे आपको बताना है नाइट्रोजन वाले केस में आपने इलेक्ट्रॉन ऐड किया, अगला ऑक्सीजन, ऐड किए, प्लस मतलब ऐड करना, इसमें हमने 2 इलेक्ट्रॉन ऐड किए तो ये क्या होगा, यहाँ पर भी बताओ कि क्या है ये पहला सवाल है। ऑक्सीजन में ही यहाँ सल्फर ले लेता हूँ, यहाँ पर सल्फर ले लेते हैं। यहाँ पर बता दो अगला जैसे आर्गन है, इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड किया, यहाँ पर बता दो। तब तक आप ये सॉल्व करते चले जाओ। आपको ये कुछ सवाल हैं, जैसे यहाँ पर फॉस्फोरस, बता दो यहाँ पर कितने हो। अब बता दो यहाँ पर एंडो एक्सोथर्मिक। तो मैंने आपको सिंपल सी बात क्या बताई थी, मैंने आपको बताया था कि ये सारे गैसेस में हैं, गैसेस के अंदर ही हम ऐड करते हैं। गैसेस के अंदर बताओ कि एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक। तो मैंने क्या बोला था कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आपको सेलेक्ट करना है।
क्या है, तो मैंने क्या बोला था, बेरिलियम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन और नोबल गैस, इनमें एंडोथर्मिक होता है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन के अंदर आपने ऐड किया तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगा, पॉजिटिव, मतलब एंडो। अब मैं इसी करके लिखूंगा। यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन अगर आप ऐड करते, न्यूट्रल के अंदर अगर आप एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते तो होता तो तब वो न्यूट्रल के अंदर अगर आप करते हो तो मैंने क्या बोला था, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होती है, क्योंकि बुलाने की नीयत अच्छी होती है तो एनर्जी रिलीज होगी। लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हुए हैं, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं हुआ है, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन जब आप और ऐड करोगे तो अब वो नेगेटिव बना है। नेगेटिव के अंदर अगर आप इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहो तो रिपल्शन बढ़ेगा। नहीं चाहता, बुलाने की नीयत अच्छी नहीं है, बुलाने की नीयत अच्छी नहीं है, फिर भी आप ऐड करना चाहते हो तो एंडोथर्मिक, ये एंडो होगा। तो ऐसे आपको सॉल्व करना है, देखना है कितने इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं। यहाँ पर सल्फर, तो ये क्या होगा, एक्सो होगा। यहाँ पर बेरिलियम, बेरिलियम में भी बताया था मैंने, बेरिलियम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, नोबल गैस, एंडो होगा ये आर्गन के अंदर आप एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो। नोबल गैसेस के लिए मैंने आपको, इनर्ट गैसेस के लिए भी बोला था एंडोथर्मिक, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। फॉस्फोरस, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं तो एंडो। एक इलेक्ट्रॉन अगर ऐड करते तब वो एक्सो होता। 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, पहली बार तो एक्सो होता, दूसरा इलेक्ट्रॉन अगर हम ऐड करेंगे तो एंडो होगा। इनको पॉज करो, नोट करो इसको। जैसे 7वां वो लिख लेते हैं, फ्लोरीन का। इसमें हमने क्या किया बताओ, यहाँ पर बता दो क्या होगा। यहाँ पर ये वाला मैंने नहीं बताया था, मतलब नॉर्मल के अंदर अगर आप करोगे, न्यूट्रल के अंदर तो एक्सो। ऑक्सीजन माइनस में है पहले ही, नेगेटिव के अंदर मैंने आपको लिखा है नेगेटिव आयन के अंदर अगर आप इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो एंडो, तो ये एंडो हो जाएगा। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ। अब आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग, EGH, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो पहला फैक्टर यहाँ पर भी, जो आयोनाइजेशन एनर्जी में फैक्टर थे, सेम फैक्टर यहाँ पर भी अप्लाई होंगे, पर थोड़ा सा डिफरेंस होगा। देखना, पहला साइज का, साइज जिसे हम एटॉमिक रेडियस बोलते हैं, साइज। तो यहाँ पर आपको समझने की ज़रूरत है, जब अलोंग द पीरियड हम जाएंगे तो साइज घटता है। क्या होता है, साइज घटता है। तो अगर क्या हुआ, साइज अगर बढ़ा तो दूरियां बढ़ेंगी, तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के ऊपर, जो इलेक्ट्रॉन आने वाला है, अब उस न्यूक्लियस का उस पर अट्रैक्शन कम हो जाएगा, दूरियां जैसे जैसे बढ़ेंगी। तो ये भी आपको समझने की ज़रूरत है। देखो यहाँ पर मैं लिखता हूँ, साइज अगर कम होगा तो डिस्टेंस कम होगा, साइज अगर कम होगा तो डिस्टेंस कम होगा। मतलब न्यूक्लियस, मतलब साइज छोटा है, डिस्टेंस कम है, तो न्यूक्लियस का अब जो आने वाला इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पढ़ रहे हैं, तो जो आने वाला इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस का, उसके ऊपर अट्रैक्शन जो होगा वो अच्छा होगा। अट्रैक्शन अगर अच्छा है तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी। तो ये इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का देखना है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को ही हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में फिर करेंगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो डिस्टेंस अगर कम है
तो न्यूक्लियस का उसके ऊपर अट्रैक्शन अच्छा होगा, यानी इलेक्ट्रॉन के बुलाने की नीयत अच्छी होगी, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होगी। ये कॉन्सेप्ट हैं, समझने होते हैं। तो मतलब क्या है कि अगर साइज, हम क्या पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, हमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का देखना है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। साइज ज़्यादा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम। ये आपको समझ में आया होगा। बिकॉज जब हम अलॉन्ग द पीरियड जाते हैं, मैंने आपको लिखाया हुआ है, अब ट्रेंड्स आपको पता होने चाहिए। अलॉन्ग द पीरियड साइज घटता है, तो अलॉन्ग द पीरियड अगर साइज घटता है तो जब भी साइज घटेगा तो मतलब डिस्टेंस घटा है, मतलब जेड इफेक्टिव जब बढ़ता है तो अट्रैक्शन बढ़ता है, दूरियां कम हुई, डिस्टेंस कम हुआ। अगर डिस्टेंस कम हुआ तो न्यूक्लियस का अब जो इलेक्ट्रॉन आने वाला है उसके ऊपर अट्रैक्शन अच्छा नहीं होगा, अट्रैक्शन अच्छा होगा। अगर अट्रैक्शन अच्छा होगा मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अच्छी है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतनी ज़्यादा होगी। मतलब साइज जैसे जैसे बढ़ेगा तो दूरियां बढ़ेंगी न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के बीच में, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में और अपकमिंग इलेक्ट्रॉन के बीच में भी। तो दूरियां जब बढ़ेंगी तो न्यूक्लियस का उसके ऊपर प्रभाव यानी अट्रैक्शन अच्छा हो नहीं होगा। मतलब साइज अगर बढ़ा, दूरियां बढ़ेंगी तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नहीं होगी अच्छी। तो ये है पहला। दूसरा आता है जेड इफेक्टिव। देखो अगर जेड इफेक्टिव इंक्रीज हुआ मतलब अट्रैक्शन इंक्रीज हुआ। अगर अट्रैक्शन इंक्रीज हुआ, अगर अट्रैक्शन इंक्रीज हुआ तो डिस्टेंस घट गया। अगर डिस्टेंस घट गया, डिस्टेंस अगर कम है न्यूक्लियस का और उन वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच में, डिस्टेंस कम है, तो जो भी आने वाला इलेक्ट्रॉन है, आने वाले इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियस का जो प्रभाव होगा, न्यूक्लियस का जो इफेक्ट होगा वो ज़्यादा अच्छा होगा। तो न्यूक्लियस का प्रभाव आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के ऊपर बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। तो वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, अच्छी होगी। तो होगा क्या, क्या कहा मैंने, जेड इफेक्टिव अगर बढ़ा, जेड इफेक्टिव आपको पता ही है, जेड माइनस सिग्मा। अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो अट्रैक्शन बढ़ता है। अगर अट्रैक्शन बढ़ेगा तो डिस्टेंस कम होगा, डिस्टेंस कम होगा मतलब न्यूक्लियस और अपकमिंग इलेक्ट्रॉन के बीच में अब अट्रैक्शन बढ़ेगा। डिस्टेंस कम हुआ ना तो अट्रैक्शन बढ़ेगा अपकमिंग इलेक्ट्रॉन के लिए, मतलब इलेक्ट्रॉन बुलाने की नीयत अच्छी है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ेगी। मतलब जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ेगी। मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव बढ़ा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ी, क्योंकि साइज एक तरीके से, ये भी एक तरीके का यही है, क्योंकि जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो साइज कम हो, डिस्टेंस कम होने का मतलब साइज कम होना, और अगर साइज कम होगा, साइज अगर कम होगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ जाएगी। तो वही है, वही ये वाला केस है। तो आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा। तो पहले इसको पॉज करो, नोट करो। तीसरा आता है अब हमारे पास स्क्रीनिंग इफेक्ट, जिससे हम क्या कहते हैं, सिग्मा। तो अगर सिग्मा इंक्रीज हुआ, सिग्मा इंक्रीज होने का मतलब क्या है, जेड इफेक्टिव होता है जेड माइनस सिग्मा, सिग्मा होता है रिपल्शन। रिपल्शन अगर बढ़ा मतलब दूरियां बढ़ी, दूरियां बढ़ी एक तरीके की। तो अगर रिपल्शन बढ़ा तो न्यूक्लियर चार्ज घटा, तो जेड इफेक्टिव घट गया, क्योंकि जेड माइनस सिग्मा होता है। तो माइनस वाला अगर बढ़ेगा तो पॉजिटिव वाला घटेगा, मतलब जेड इफेक्टिव यहां पर घट रहा है, जेड इफेक्टिव क्या करेगा, घटेगा। और अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घटा मतलब अट्रैक्शन कम होगा, अट्रैक्शन कम होगा। और अगर अट्रैक्शन कम हुआ मतलब डिस्टेंस कम होगा, फिर डिस्टेंस क्या होगा, कम। अगर डिस्टेंस कम होगा हमारे पास, तो डिस्टेंस कम होने से क्या होगा, मतलब
मतलब डिस्टेंस क्या करेगा, यहाँ पर अट्रैक्शन कम हुआ ना, मतलब अट्रैक्शन कम होना मतलब डिस्टेंस बढ़ जाना हुआ। यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा। तो डिस्टेंस बढ़ेगा, और अगर डिस्टेंस बढ़ा मतलब न्यूक्लियस और अपकमिंग इलेक्ट्रॉन के बीच में, मतलब न्यूक्लियस का इफेक्ट उतना दूर तक नहीं पहुंचेगा, दूर हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ा। मतलब यहाँ पर ऐसे है, दूरियां बढ़ी, न्यूक्लियस का इफेक्ट उतना अच्छा नहीं है, दूरियां बढ़ जाएंगी तो न्यूक्लियस का इफेक्ट उसके ऊपर उतना अच्छा नहीं होगा। अगर उतना अच्छा इफेक्ट न्यूक्लियस का उस अपकमिंग इलेक्ट्रॉन के ऊपर नहीं होगा तो मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन बुलाने की नीयत अच्छी नहीं है, मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगी। आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। डिस्टेंस बढ़ना मतलब न्यूक्लियस का इफेक्ट कम हो जाना, क्योंकि दूरियां बढ़ेंगी तो न्यूक्लियस का दूर तक इफेक्ट कम होगा, तो उतना ज़्यादा नहीं होगा, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो जाएगी। तो यही है। तो अगर देखो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ये हो जाएगा ऑर्डर। मतलब अगर सिग्मा बढ़ा मतलब एक तरीके का दूरियां बढ़ी तो न्यूक्लियस का इफेक्ट कम होगा, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगी, यानी बुलाने की नीयत न्यूक्लियस की कम हो जाएगी। तो ये ऑर्डर होगा। ये अगर बढ़ा तो ये कम होगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट। तीसरा स्क्रीनिंग इफेक्ट है। अब आता है चौथा हमारे पास, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। तो हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड का हम देखते हैं। पहले मैं आपको, फुली फिल्ड मतलब P6 है, इनर्ट गैसेस होते हैं, लेकिन इनर्ट गैसेस का ऑक्टेट कंप्लीट होता है। न वो इलेक्ट्रॉन देना चाहते, वो स्टेबल हैं, न वो इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं न वो इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आप पढ़ रहे हो, फिर भी आप इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहते हो, फिर भी आप इलेक्ट्रॉन ज़बरदस्ती उसमें ऐड करना चाहते हो, तो एनर्जी देनी पड़ेगी। तो यहाँ पर इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होती है, मतलब एक तरीके का अगर आप ज़बरदस्ती ऐड करना चाहो तब वैसा। नॉर्मली यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, तो इनर्ट गैसेस क्या करते हैं, नहीं चाहते हैं कि न वो इलेक्ट्रॉन लेना चाहते ना वो देना चाहते, मतलब वो एकदम उनकी जो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो ज़ीरो है। ये याद रखना पड़ेगा कि इनर्ट गैसेस हैव ज़ीरो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, मतलब बुलाने की नियत ही नहीं है, क्योंकि स्टेबल हैं भाई। मैंने लिखा था इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो, तो वो ज़ीरो वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगता है, मैंने आपको समझा दिया यहाँ पर। अब आता है आपका हाफ फील्ड। हाफ फील्ड के अंदर यहाँ पर थोड़ा सा अलग चलेगा, देखना यहाँ पर Np2 और Np3 के बीच में हम देखेंगे। लेकिन आप यहाँ पर कह सकते हो कि आपने तो आयोनाइजेशन एनर्जी में P3 और P4 में देखा था, वो इसलिए देखा था क्योंकि P3 स्टेबल था, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है। यहाँ पर क्या होगा, आप इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहते हो, इलेक्ट्रॉन ऐड करके जो स्टेबल होगा, यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉन ऐड करके जो स्टेबल होगा, तो ये जो है P2 है। तो यहाँ पर अगर आप इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहो तो ये स्टेबल हो जाएगा, P3 हो जाएगा हाफ फील्ड, और वहीं पर अगर आप यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहो तो ये Np4 हो जाएगा। मतलब ये ऐसे है, ये P2 में है, P2 स्टेट में है, ये P3 स्टेट में है, ये पहले ही स्टेबल है। जो पहले से ही स्टेबल होता है, क्या वो इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है? तभी तो पीछे भी मैंने नाइट्रोजन में देखा था कि नाइट्रोजन के अंदर P3 होता है, वो एंडोथर्मिक होता है। क्यों एंडोथर्मिक होता है? क्योंकि वो स्टेबल होता है, हाफ फील्ड होता है, हाफ फील्ड स्टेबल होता है ना। वो इलेक्ट्रॉन अगर फिर भी आप इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहो तो एनर्जी देनी पड़ेगी, ये एंडोथर्मिक होगा। लेकिन ये इसमें अगर आप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन को आपको ऐड करना है, तो इलेक्ट्रॉन आप ऐड करना चाहते हो, यहाँ पर इसके इस वाले के बुलाने की नीयत जो होगी इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा होगी, क्योंकि ये स्टेबल होगा। तो डेट्स वाई यहाँ पर P3 से ज़्यादा P2 होगा, ये आपको याद रखना पड़ेगा, P2 और P3 में से। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ये ईजी है। आपको देखना है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में इलेक्ट्रॉन ऐड करके जो स्टेबल होगा, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन निकालने में जहाँ दिक्कत आती थी वो हम देखते थे। तो यहाँ पर Np2 में हमको देखना है, Np2 मतलब क्या है, P1 होता है बोरोन, तो यहाँ पर एक तरीके का कार्बन की बात हो रही है।
कार्बन की बात हो रही है, जैसे लीबेबर्ग कार्बन, ये नाइट्रोजन, ये है हमारे पास सेकंड पीरियड का है 2p2 2p3। तो कौन ज़्यादा स्टेबल होगा? तो ये स्टेबल होगा, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे स्टेबिलिटी की ओर बढ़ेगा, तो ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा। थर्ड पीरियड में भी ऐसे ही है, थर्ड पीरियड में भी आपको ऐसे ही चलना पड़ेगा। जैसे कार्बन नाइट्रोजन है, क के नीचे क्या आता है, कहे सीता सिलिकन, जैसे सिलिकन आ गया, नापी फॉस्फोरस आ गया। ये क्या है, ये थर्ड पीरियड का है, ये आ जाएगा 3p2, ये आ जाएगा 3p3 सिलिकॉन और फॉस्फोरस में, तो ये स्टेबल होगा, तो ये बुलाने की नीयत इसकी अच्छी होगी। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तो आता वही है सेकंड और थर्ड पीरियड में। तो ये मैंने आपको दिखा दिया हाफ फील्ड के लिए, हाफ फील्ड में, ये हाफ फील्ड के अंदर है। मतलब इलेक्ट्रॉन ऐड करके जो स्टेबल होगा, फिर आपको लॉजिक लगाना है, आप आसानी से कर पाओगे। ये आ गया आपका तीसरा स्टेबल कन्फिग्रेशन। इसको पॉज करो, नोट करो इसको भी। पेनिट्रेशन पावर, क्योंकि न्यूक्लियस के ज़्यादा क्लोज हम एस और पी में देखते थे। अब यहाँ पर देखना NS1 और NP1 में से आपको देखना है, NS1 और NP1। ये देखो ये क्या होगा, NS1 है, NS1 है, तो अगर आप इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो इलेक्ट्रॉन ऐड करके ये क्या होगा, स्टेबल, क्योंकि S के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो ये स्टेबल होगा। तो बुलाने की नीयत इसकी ज़्यादा अच्छी है एज़ कम्पेयर टू दिस। तो ये भी आपको समझ में आना चाहिए कि पेनिट्रेशन पावर क्या होता है। NS1 और NP1 में से ये सेकंड पीरियड के लिए भी एप्लीकेबल है, थर्ड पीरियड के लिए भी एप्लीकेबल है, तो ये आपको याद रखना है। क्योंकि S के अंदर जब 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो ये स्टेबिलिटी की ओर जाएगा S और P में से, तो ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। जैसे सेकंड पीरियड का अगर देखा जाए, NS1 कौन सा है, जैसे लिथियम। यहाँ पर NP1 कौन सा है, बोरोन। ये होता है 1s1, ये होता है मेरे पास नहीं, ये होता है 2s1, ये होता है 2p1। तो S1 और P1 में से इसमें अगर इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, ये न्यूक्लियस के ज़्यादा क्लोज है, और इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो ऐड करके इसका डुप्लेट कंप्लीट होगा, S2 हो जाएगा ये। वैसे ही ली के नीचे क्या है, सोडियम, बोरोन के नीचे कार्बन, ये 3s1 होगा, ये 3p1 होगा, तो इसमें भी यही होगा। तो सेम ऑर्डर एप्लीकेबल है, मतलब न्यूक्लियस के क्लोज। पेनिट्रेशन पावर होता है क्लोजनेस टू द न्यूक्लियस। क्या होता है पेनिट्रेशन पावर, क्लोजनेस टू द न्यूक्लियस, टू द न्यूक्लियस, क्लोजनेस टू द न्यूक्लियस। पेनिट्रेशन पावर का कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। अब आता है हमारा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ सेकेंड एंड थर्ड पीरियड। along the period, मतलब लेफ्ट टू राइट, सेकंड और थर्ड में। तो होता क्या है, देखो ये होता है ली, बे, ब, क, न, ओ, फ, नी, ये होता है ना। यहाँ पर आपको समझना है। तो मैंने आपको कुछ चीज़ें बता दी थी, अगर आपको यहाँ पर समझना है ना, मैंने आपको कुछ चीज़ें बता दी थी। एंडोथर्मी किस किस का मैंने बताया था, बेरिलियम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन और नोबल गैस। जो मैंने आपको एंडोथर्मिक बोला था, पहले उनको सर्कल करो। बेरिलियम, मैग्नीशियम,
नाइट्रोजन और नोबल गैसेस। तो ये 3 हैं। ये क्या होता है? 2s1, 2s2, 2p1, 2p2, 2p3, ये 2p4, ये 2p5, ये 2p6, ये ऐसा होता है। तो नोबल गैसेस स्टेबिलिटी की वजह से, तो इनको हम पहले ही रेस से बाहर हो जाते हैं। देखना, नियॉन सबसे कम हो जाता है। ये ऑर्डर आपको याद रखना है, पहले नियॉन, फिर ये वाला बेरिलियम, फिर आपका नाइट्रोजन, सबसे पहले नाइट्रोजन सबसे कम, उसके बाद बेरिलियम, उसके बाद नाइट्रोजन। अब आप कॉन्सेप्ट लगाओ जो मैंने बताया था, NS1 और NP1 में से कौन सा होगा? यहाँ पर कॉन्सेप्ट लग रहा है पेनिट्रेशन पावर, PP, पेनिट्रेशन पावर कॉन्सेप्ट। क्योंकि S जो होता है वो न्यूक्लियस के ज़्यादा क्लोज है, तो पहले मतलब ये न्यूक्लियस के ज़्यादा, मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होगी इसकी ज़्यादा होगी, मतलब पहले बोरोन आएगा, फिर लिथियम आएगा, तो ये हो गया। अब आता है इसके और इसके बीच में हम देखते थे, ये तो पहली रेस से बाहर चला गया, तो अब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में हम देखेंगे। तो इसमें अलोंग द पीरियड साइज इसका छोटा है, होना क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसकी ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि साइज छोटा होता है अलोंग द पीरियड, तो साइज छोटा होगा, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन अपकमिंग इलेक्ट्रॉन के लिए ज़्यादा अच्छा होगा। तो कार्बन आएगा, कार्बन से ज़्यादा ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन बचता है। फ्लोरीन तो होगा ही स्टेबल हैलोजन में, क्योंकि ये P6 हो जाएगा, स्टेबिलिटी की ओर बढ़ेगा। तो दिस इज़ द एक्चुअल ऑर्डर। तो आपको सिर्फ ये याद रखना है। तो यही है स्टेबिलिटी में जो आपको याद रखने की ज़रूरत है। अगला थर्ड पीरियड के लिए अगर आप देखो, ये सेकंड के लिए आ गया, पहला सेकंड, अब आता है थर्ड पीरियड के लिए। ना मांग जी, आलसी, फिर से कल और, यानी सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन, ये होता है। अब देखो मैंने क्या क्या बोला था, बेरिलियम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन और नोबल गैस, बेरिलियम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन और नोबल गैस, मैग्नीशियम और नोबल गैस 3 में है। 3s1 ऑर्डर सेम होगा, 3s2, 3p1, 3p2, 3p3, 3p4, 3p5, 3p6, ये ऑर्डर होगा। तो यहाँ पर इसमें भी सिंपल सी है, पहले आर्गन सबसे पीछे आएगा, इनको रेस से पहले बाहर निकाल दो। आर्गन, आर्गन के बाद मैग्नीशियम। अब क्या है, अब NS1 और NP1 में से पेनिट्रेशन पावर का कॉन्सेप्ट लगेगा, इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होगी, मतलब पहले एल्युमिनियम आएगा, एल्युमिनियम के बाद आएगा सोडियम, सोडियम के बाद अब सिलिकॉन और फॉस्फोरस बच रहा है, P2 और P3। यहाँ पर क्या लगेगा? हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, HFC करके मैंने लिखा, आप पूरा लिख लेना इसको, हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। तो P2 और P3 में से इसमें जब इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो ये स्टेबिलिटी इसकी अटेन हो जाएगी। इसमें अगर ऐड होगा, ये पहली स्टेबल है, नहीं चाहता इलेक्ट्रॉन ऐड हो, तो इसमें एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी, इलेक्ट्रॉन गेन, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसकी कम है, तो पहले फॉस्फोरस, फिर सिलिकॉन, ये हो गया। अब सल्फर और क्लोरीन में से कौन सा ज़्यादा होगा? ये स्टेबल होगा बाद में, जब इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसकी ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि ये स्टेबल होगा, तो पहले सल्फर आएगा और फिर क्लोरीन आएगा। ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। तो ये एक्चुअल, ये फाइनल ऑर्डर हो गए इनके, ये वाला ऑर्डर और ये वाला ऑर्डर, फाइनल ऑर्डर। तो ये आपको याद रखना है, इसको पॉज करो, नोट करो। अब आता है हमारे पास why electron affinity of third period is more than
सेकंड पीरियड। ये क्यों होता है? तो ये अब हमारा टॉपिक होगा, ये अब हमको समझना है। क्योंकि टॉप टू बॉटम अगर हम जाएं तो साइज तो बढ़ता है, तो न्यूक्लियस का अपकमिंग इलेक्ट्रॉन के लिए, क्योंकि दूरियां बढ़ेंगी तो न्यूक्लियस का अपकमिंग इलेक्ट्रॉन के लिए अच्छी अट्रैक्शन नहीं होगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अच्छी नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर हम लिख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है थर्ड पीरियड की सेकंड पीरियड से ज़्यादा है। तो ऐसा कैसे? तो यहाँ पर एक तरीके की एक्सेप्शन है, तो वो अब हमको समझना है। जैसे हम देखेंगे फ्लोरीन और क्लोरीन में से, फ्लोरीन और क्लोरीन लेंगे हम, ये दो हम लेंगे हम, ये हमको समझना है। इसका एटॉमिक नंबर होता है 9, ये 17, ये आपको समझना है। तो अब यहाँ पर क्या होता है, फ्लोरीन ये क्या है, सेकंड पीरियड का है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है फ्लोरीन का? तो पहले ये क्या आएगा, हीलियम, नियॉन, फ्लोरीन। फ्लोरीन सेकंड पीरियड से है, तो सेकंड पीरियड से अगर है तो पहले वाली पीरियड की नोबल गैस आती है जो कि हीलियम है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में लिख रहा हूँ तो इसका होगा हीलियम। सेकंड पीरियड से अगर है, ये सेकंड पीरियड के लिए एनर्जी सीक्वेंस क्या होता था, पहले के लिए एस, दूसरे के लिए एसपी, तो इसके लिए एसपी होगा, इसके लिए एसपी होगा। तो S2 फ्लोरीन के लिए, NH2, NP, ये हीलियम कितना होता है 2, फ्लोरीन के लिए NP5। तो ये सेकंड पीरियड से, तो ये 2S होगा, ये 2P होगा। यहाँ पर भी क्या होगा, क्लोरीन है तो पहले सेकंड पीरियड वाली इनर्ट गैस है। नियॉन आएगी, नियॉन, और थर्ड पीरियड का है तो इसके पास 3S और 3P होगा। तो इसमें क्या होगा, ये 2 और ये 5, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ से आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर सेकंड पीरियड का है, थर्ड पीरियड का है, यहाँ है स्मॉल साइज, स्मॉल साइज ऑफ 2P। 2P का साइज छोटा है। तो अगर छोटा है, किसी का साइज छोटा है, ये एक तरीके का ऐसा है, मैं आपको बना के भी देखता हूँ, फिर लिखते हैं हम। ये डायग्राम भी अगर हम देखेंगे साथ ही साथ, ये ऐसे है, ये इसकी सरफेस पे इलेक्ट्रॉन है, ये क्लोरीन, यहाँ पर क्लोरीन का बनाएंगे, ये क्लोरीन के लिए। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पर भी हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, दोनों ही केसेस में इलेक्ट्रॉन ऐड होगा। तो लेकिन यहाँ पर पहला पॉइंट आ जाएगा स्मॉल साइज ऑफ 2P। 2P का साइज कितना है, क्या है, छोटा। 2P का साइज यहाँ पर छोटा है। अगर साइज किसी का छोटा है तो और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है, सरफेस पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है, हाई सरफेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। ये भी लिंक करते हुए देखना, हाई सरफेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये ज़्यादा है, ये भी आपको समझने की ज़रूरत है। तो अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है तो अपकमिंग इलेक्ट्रॉन जो है, ये अपकमिंग इलेक्ट्रॉन है जो आएगा,
तो मोर काफ़ी ज़्यादा रिपल्शन ही अपकमिंग इलेक्ट्रॉन के लिए शो करेगा, क्योंकि पहले ही साइज छोटा है, साइज छोटा है और सरफेस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा है। और ये इलेक्ट्रॉन जब आना चाहेगा तो ये इलेक्ट्रॉन इसको क्या, जब ये आना चाहेगा तो रिपल्शन बढ़ेगा, तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बढ़ता है, काफ़ी ज़्यादा रिपल्शन बढ़ता है अपकमिंग इलेक्ट्रॉन के लिए। तो इसकी वजह से क्या होगा, लेस अट्रैक्शन कम होगा, अपकमिंग इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन कम होगा। और अगर अट्रैक्शन कम हुआ तो उससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी तो नेगेटिव, अट्रैक्शन है ना, अट्रैक्शन से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, कम होगी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यहाँ पर क्या है, होगी तो नेगेटिव ही, लेकिन नेगेटिव कम होगी, ये भी आपको याद रखना है, यहाँ पर कम नेगेटिव होगी। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर अट्रैक्शन कम है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, कम, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी, तो एक्चुअल में दिख क्या रहा है आपको, पहले ही क्या है अपकमिंग इलेक्ट्रॉन के लिए, पहले तो साइज छोटा है, साइज छोटा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सरफेस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा है, और इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो जब आएगा इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन काफ़ी ज़्यादा होगा, यानी अपकमिंग इलेक्ट्रॉन के लिए रिपल्शन काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। अगर अपकमिंग इलेक्ट्रॉन के लिए रिपल्शन काफ़ी ज़्यादा शो हो रहा है तो उससे अट्रैक्शन कम होगा, अट्रैक्शन कम होगा मतलब इलेक्ट्रॉन के बुलाने की नीयत अच्छी नहीं है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अच्छी नहीं है। अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अच्छी नहीं है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी, अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव जो होगी तो लेस नेगेटिव होगी, तो लेस नेगेटिव हो जाएगी। तो ये भी आपको समझना होगा कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो लेस नेगेटिव हो जाएगी इसकी वैल्यू। तो अब हम देखेंगे अगला, जैसे क्लोरीन, क्लोरीन के लिए भी आपको याद रखना है, पहला लार्ज साइज ऑफ 3p, 3p का साइज लार्ज है, लार्ज साइज है, और क्या है यहाँ पर कम है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, लेस सरफेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है सरफेस के ऊपर कम है। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सरफेस के ऊपर कम है तो अपकमिंग इलेक्ट्रॉन जो आएगा वो उस मतलब रिपल्शन उसको उतना फील नहीं होगा ज़्यादा, तो यानी लेस रिपल्शन। फॉर अपकमिंग इलेक्ट्रॉन के लिए रिपल्शन कम होगा, ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। तो अगर रिपल्शन लेस है तो अट्रैक्शन मोर होगा, फिर मोर अट्रैक्शन या इंक्रीज अट्रैक्शन, अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। और अगर अट्रैक्शन ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होगी। अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मोर है, अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी काफ़ी ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू जो होगी EGH मोर नेगेटिव, क्योंकि अगर बुलाने की नीयत अच्छी है तो एनर्जी उतनी ज़्यादा रिलीज़ होगी। तो ये आपको पॉइंट याद रखना है, ये सीक्वेंस वाइज मैंने आपको बताया है। तो सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड में से थर्ड पीरियड का साइज़, थर्ड पीरियड का जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो थर्ड पीरियड की वो सेकंड पीरियड से ज़्यादा क्यों हो जाती है, तो ये आपको समझना होगा। क्योंकि पहले होना क्या चाहिए था, होना ये चाहिए था कि टॉप टू बॉटम जब हम जाते हैं तो साइज़ बढ़ता है, जो जब डिस्टेंस बढ़ेगा तो
न्यूक्लियस जो है वो अपकमिंग इलेक्ट्रॉन के लिए उतना अट्रैक्शन शो नहीं करना चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर ऐसा क्या हो रहा है कि थर्ड पीरियड वाले जो है वो सेकंड पीरियड से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी शो कर रहे हैं। तो रीज़न ये है कि सेकंड और थर्ड में 2p होता है, तो 2p और 3p में से 2p का साइज़ जो होता है वो छोटा होता है, तो साइज़ छोटा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा है, तो अपकमिंग इलेक्ट्रॉन जब हम चाहेंगे ऐड करना तो रिपल्शन काफ़ी ज़्यादा होगा। तो रिपल्शन जब काफ़ी ज़्यादा होगा मतलब अट्रैक्शन कम होगा, जितना अट्रैक्शन होना चाहिए था हमारे हिसाब से ज़्यादा होना चाहिए था, लेकिन रिपल्शन की वजह से अब वो अट्रैक्शन उतना ज़्यादा नहीं हो पाता, अट्रैक्शन कम हो गया। जब अट्रैक्शन कम हुआ तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हुई, यानी इलेक्ट्रॉन बुलाने की नीयत कम है। अगर इलेक्ट्रॉन बुलाने की नीयत कम है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होनी चाहिए? अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू जो होगी नेगेटिव तो होगी, लेकिन लेस नेगेटिव होगी। वहीं पर थर्ड पीरियड का साइज़ क्या है? 3p है, बड़ा साइज़ है, और सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो कम है, अपकमिंग इलेक्ट्रॉन आएगा वो आसानी से आ पाएगा, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन उतना ज़्यादा अपकमिंग इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं होगा। अगर रिपल्शन उतना ज़्यादा नहीं है तो अट्रैक्शन ज़्यादा हो गया, तो अगर अट्रैक्शन ज़्यादा हो गया मतलब इलेक्ट्रॉन बुलाने की नीयत जो है वो बढ़ गई। और अगर इलेक्ट्रॉन बुलाने की नीयत काफ़ी ज़्यादा है, क्या अगर इलेक्ट्रॉन बुलाने की नीयत ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी यहाँ पर भी नेगेटिव होगी, लेकिन मोर नेगेटिव होगी। तो ये है। अब मैं आपको इसका ऑर्डर दिखाता हूँ, पहले इसको पॉज करो, नोट करो। जैसे यहाँ पर ब क न ओ फ तो ये सेकंड पीरियड है, थर्ड पीरियड है। मैं सीधे एन की फॉर्म में लिखूंगा, एन मतलब होता है पीरियड, ये तो आपको पता ही होगा। यहाँ पर n2 है, यहाँ पर n क्या है 3 है। ये आपको समझना होगा कि क्या हो रहा है यहाँ पर। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑर्डर, ये आपको याद रखना है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप सवाल सॉल्व करोगे ना तो ये आपको पता होना चाहिए। ये सेकंड पीरियड का, ये थर्ड पीरियड का है। रीज़न क्या है मैंने आपको अभी दिखा दिया कि सरफेस चार्ज डेंसिटी सेकंड पीरियड में और थर्ड पीरियड में, तो रीज़न आपको पता होना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो ऐसा इसलिए हो रहा है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम ऑक्सीजन फैमिली और फ्लोरीन मतलब इन फैमिलीज़ का देखेंगे, और हेलोजन, ऑक्सीजन फैमिली और हेलोजन फैमिली, दोनों फैमिलीज़ का हम देखेंगे ऑर्डर। इसका इंपॉर्टेंट होता है, ये नीट के अंदर या बाकी एग्ज़ाम्स के अंदर आता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ऑर्डर ये ऑक्सीजन फैमिली का, ऑक्सीजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली का अगर हम देखें तो ऑक्सीजन फैमिली में क्या होता है, देखो इसे हो ऑक्सीजन, सल्फ़र, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, ऐसा होता है। OH ऐसा ही होता है। तो टॉप टू बॉटम होना क्या चाहिए था, होना तो ये चाहिए था, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर ये होना चाहिए था सबसे ज़्यादा इसका, क्योंकि साइज़ छोटा है, साइज़ छोटा है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, साइज़ छोटा है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन मैंने आपको दिखाया रीज़न क्या है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का, ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मैंने आपको दिखाया। ये किसका है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये आपको पता होना चाहिए। ये क्या आ जाता है, सब कुछ सेम रहेगा ऑक्सीजन फैमिली में, बस ये जो है ये लास्ट पे आ जाता है, इसको लास्ट पे फेंक दो। ये लास्ट पे आ जाता है। ऑक्सीजन और सल्फ़र में अगर देखा जाए ना तो सल्फ़र ज़्यादा होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। यानी यहाँ पर मैं दिखाता हूँ ऑक्सीजन और सल्फ़र में,
ये सेकंड पीरियड का, ये थर्ड पीरियड का है, तो ये ऐसे आ जाता है। ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। ये ऑक्सीजन सबसे कम हो जाता है, यानी एक्चुअल ऑर्डर क्या आ जाएगा, सल्फर, सल्फर सबसे ज़्यादा, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन सबसे कम, सल्फर का सबसे ज़्यादा। दिस इज़ द एक्चुअल ऑर्डर, ये वाला ऑर्डर, ये आपको याद होना चाहिए। और अब आता है हेलोजन फैमिली। ग्रुप तो पता ही होगा इसका, 17th ग्रुप, इसका 16th। ये दो इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीजन फैमिली और हेलोजन फैमिली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो होता क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो ये होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, ऑर्डर उल्टा हो जाता है। फ्लोरीन, देखो होना क्या चाहिए था, सबसे ज़्यादा फ्लोरीन, उसके बाद क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, लेकिन यहाँ पर फ्लोरीन और क्लोरीन में से क्लोरीन का, क्योंकि थर्ड पीरियड का है, रीज़न सेम। हेलोजन फैमिली में भी सेकंड और थर्ड पीरियड में, तो कौन सा ज़्यादा हो जाएगा, बस यहाँ पर सिर्फ आपको याद रखना है, पहले क्लोरीन, फिर फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। ये ऑर्डर आपका पता होना चाहिए हेलोजन फैमिली के लिए, आपकी सारी की सारी टेंशनें जो है वो ख़त्म हो जाएंगी। तो ये दो ऑर्डर भी आपको पता होने चाहिए। तो सबसे पहला, अगर कोई आपसे सवाल पूछता है कि आप ये बताओ कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पूरे के पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा किसकी है, तो आप हेलोजन नहीं बोल सकते, क्योंकि हेलोजन, ये आप इनर्ट गैसेस नहीं बोल सकते, क्योंकि न वो इलेक्ट्रॉन देना चाहते, वो स्टेबल है, वो न वो इलेक्ट्रॉन लेना चाहते, तो वो तो इलेक्ट्रॉन पहले ही लेना नहीं चाहते, उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0 है। लेकिन हेलोजन्स लेना चाहते हैं, क्योंकि वो P5 से P6 होंगे, स्टेबल कन्फिग्रेशन हो जाएगी उनकी। तो अगर मुझे आप बोलेगा कोई, अगर आपको कोई बोलता है कि आप हेलोजन्स के अंदर भी बताओ कि सबसे ज़्यादा किसकी है, पूरे के पूरे पीरियोडिक टेबल में किसकी है, तो क्लोरीन की होगी, क्योंकि थर्ड पीरियड और सेकंड पीरियड में आप इस नॉर्मली तो कोई जवाब देगा फ्लोरीन ट्रेंड के हिसाब से, लेकिन चेंजेस यहाँ पर होती है फ्लोरीन और क्लोरीन के बीच में, क्लोरीन का ज़्यादा हो जाता है। तो पूरे के पूरे पीरियोडिक टेबल में तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन पीरियोडिक टेबल क्लोरीन की होती है। ये आपको समझ में आना चाहिए, इसको पॉज करो, नोट करो। अमंग नोबल गैसेस या इनर्ट गैसेस, अमंग नोबल गैसेस या इनर्ट गैसेस, नोबल गैसेस या इनर्ट गैसेस में नियॉन हैज मोस्ट पॉजिटिव electron gain enthalpy and helium has least electron gain enthalpy. Due to size and screening effect of नियॉन। तो साइज क्या होता है, साइज ज़्यादा, स्क्रीनिंग इफेक्ट ज़्यादा। क्या होता है, साइज एंड स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ नियॉन इज मोर, ये आपको याद रखना है। मैं आपको ये एनसीईआरटी की लाइन है, ये आपको समझ में आना चाहिए। क्या बोल रहा है कि नोबल गैसेस में नियॉन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो सबसे ज़्यादा है, और हीलियम की जो है वो लीस्ट है। ये आपको समझ में आना चाहिए, क्यों बोल रहा है कि हीलियम की लीस्ट है और
इसकी सबसे ज़्यादा है। तो ऐसा क्यों बोल रहा है कि इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा है? तो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात हो रही है यहाँ पर, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। देखो हीलियम का अगर मैं दिखाऊँ आपको, हीलियम होता है 2, हीलियम होता है 2। हीलियम में क्या है, ये न्यूक्लियस, दो इलेक्ट्रॉन, दो ही इलेक्ट्रॉन हैं। लेकिन वहीं पर अगर नियॉन देखो, नियॉन कितना होता है, 10। होता है। तो ये न्यूक्लियस, इसमें 8, इसमें 10, तो इसमें 10 है। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन यहाँ ज़्यादा है। तो रिपल्शन, एक तो यहाँ पर साइज़ भी छोटा है। ये कहाँ है, हीलियम, नियॉन, ये सेकंड पीरियड का है, ये थर्ड पीरियड का है। ये सेकंड पीरियड का है, ये थर्ड पीरियड का है। एक तो इसका साइज़ बड़ा है, इसका साइज़ छोटा है, एक तो साइज़ भी बड़ा है, एक तो स्क्रीनिंग इफेक्ट जो है, स्क्रीन मतलब 10 इलेक्ट्रॉन है तो इसका शील्डिंग इफेक्ट भी ज़्यादा होगा। इनर शेल के इलेक्ट्रॉन काफ़ी ज़्यादा हैं, इनर इलेक्ट्रॉन 10 हैं, तो वो आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे, दूरियाँ बढ़ेंगी। तो दूरियाँ बढ़ेंगी तो मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अच्छी नहीं है। अगर इलेक्ट्रॉन बुलाने की नीयत अच्छी नहीं है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़ जाएगी। मतलब यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम, बुलाने की नीयत नहीं है क्योंकि दूरियाँ ज़्यादा है। बुलाने की नीयत कम है तो EGH, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होना चाहिए, क्या पॉजिटिव होना चाहिए। तो अगर बुलाने की नीयत कम है तो एनर्जी देनी पड़ेगी, तो पॉजिटिव होगी। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अच्छी है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, तो यहाँ पर भी पॉजिटिव, लेकिन यहाँ पर लेस पॉजिटिव। यहाँ पर मोर पॉजिटिव। तो ये एनसीईआरटी का है, तो ये आपको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर पता होना चाहिए। हीलियम का क्या हो जाता है पूरे के पूरे नोबल गैसेस के अंदर, एक्चुअल में ऑर्डर क्या आता है, ये आपको याद रखना है कि नोबल गैसेस में मैक्सिमम जो है पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, मोस्ट पॉजिटिव नियॉन की मोस्ट है और हीलियम की लीस्ट है। बस ये ऑर्डर आपको याद रखना है, बाकी मैं आपको दिखाता हूँ। अब इसका एक्चुअल में ऑर्डर क्या आएगा देखना, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर है, पॉजिटिव हीलियम का सबसे कम, नियॉन का सबसे मैक्सिमम कर दो, हीलियम का सबसे कम कर दो पहले, फिर आओ अब आर्गन, तो ये आपको याद रखना है। तो ये आपका ऑर्डर आ जाएगा, सबसे ज़्यादा नियॉन, उसके बाद आर्गन और क्रिप्टन का बराबर, फिर जीनॉन और फिर रेडॉन। ये आपका एक्चुअल में ऑर्डर आ जाएगा। तो बस आपको ये ऑर्डर याद रखना है, ये ऑर्डर आपको याद रखना है। ये आपको समझ में आ गया होगा कि नोबल गैसेस में नियॉन की मोस्ट पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है और लीस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी है, लीस्ट पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो हीलियम की है। एंडोथर्मिक होते हैं ना तो पॉजिटिव तो होगी, लेकिन पॉजिटिव ज़्यादा होगी नियॉन की। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि एक तो उसका साइज़ बड़ा है और इनर शेल के इलेक्ट्रॉन जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, 10 हैं। उसके दो ही थे, इसके 10 हैं, तो दूरियां बढ़ेंगी तो बुलाने की नीयत कम होगी। जब बुलाने की नीयत इलेक्ट्रॉन की कम होगी तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी, वो पॉजिटिव होगी, मोर पॉजिटिव होगी। डेट्स वाई ये लिखा है और ऑर्डर आपका ये होगा। पहले नियॉन मैक्सिमम कर दो, हीलियम का मिनिमम कर दो। देखो ऐसे, इसका मैक्स,
इसको मिनिमम, फिर आर्गन क्रिप्टन का बराबर जीनॉन और रेडॉन, बस फिर बीच में सीक्वेंस में लगा दो, आपका आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास JEE मेंस 2023 का सवाल है, 2023 के अंदर ये पूछा है। NCERT के अंदर ये डायग्रामेटिक वहाँ पर दिया हुआ है, वैल्यूज़ की टर्म्स में दिया हुआ है, तो मैंने आपको ये सीक्वेंस लिखा दिया है। ये जो है ये नीट के अंदर भी आ सकता है क्योंकि NCERT के अंदर है ये, और JEE मेंस 2023 के अंदर ये सवाल पूछा गया है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो अब बात है हमारे पास रिलेशन बिटवीन आपका आयोनाइजेशन एनर्जी, या आप इसको आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी लिख सकते हो, IP, आयोनाइजेशन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इस पे आपको कुछ रिलेशन भी दिखते हैं। जैसे आपके पास कई सारे मॉड्यूल होते हैं, आप जब मॉड्यूल्स वगैरह कई अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब आपको वहाँ पर दिखेगा, आपको क्या दिखेगा, आपको वहाँ पर रिलेशन दिखेंगे इसके। पहले मैं आपको दिखाता हूँ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और आयोनाइजेशन एनर्जी। तो जैसे हमने क्या लिया, हमने कोई भी ले लिया, जैसे X मैंने मान लिया, ये X है, इसने क्या किया, न्यूट्रल है, न्यूट्रल गैसेस एटम में जब आप इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो तो इसमें क्या करेंगे हम, बताओ इसमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, क्या पॉजिटिव होगी नेगेटिव होगी। तो मैंने आपको बोला था न्यूट्रल जो भी होता है, न्यूट्रल एटम के अंदर क्या होता है, उसकी जो आपकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन जो होता है वो अच्छा होता है, न्यूट्रल का अच्छा होता है, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट कैटायन का अच्छा होता है, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट उसका अच्छा होता है। तो ये चाहता है कि इलेक्ट्रॉन इसे मिले, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अच्छी होगी। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ये क्या बनेगा, क्या है ये बनेगा, ये अब इसने इलेक्ट्रॉन खाया तो ये बनेगा X माइनस। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, अभी इसी X माइनस को हम उठाएंगे यहाँ पर। अब जो हमारे पास ये X माइनस है, अब क्या करेंगे हम इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, निकाल लिया इलेक्ट्रॉन, निकालने के बाद ये क्या बनेगा, X माइनस में से हमने इलेक्ट्रॉन निकाला, ये X बनेगा। इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ती है दैट इज़ योर आयोनाइजेशन एनर्जी। तो यहाँ पर जब हमने न्यूट्रल एटम के अंदर जब आप इलेक्ट्रॉन गेन कराते हो तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अच्छी होती है। टेंडेंसी टू अट्रैक्ट अगर अच्छा है, आप खुद ही बताओ, अगर टेंडेंसी टू अट्रैक्ट अच्छा है तो उससे क्या होगा, उससे क्या होगा, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट अगर अच्छा है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी, नेगेटिव, मतलब एनर्जी रिलीज होगी। तो मान लो यहाँ पर एनर्जी रिलीज हुई -40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये रिलीज हुई, इसको बनने में इतनी एनर्जी रिलीज हुई। वहीं पर इसको जब हमें इसमें से जब वापस मैं इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो वापस यही बनेगा। तो जब मैं इलेक्ट्रॉन निकालूंगा, निकालने के लिए जो एनर्जी हमको देनी पड़ती है तो पॉजिटिव में आएगी, तो वो उतनी ही होती है, ये भी 40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। लेकिन यहाँ पर टेंडेंसी टू अट्रैक्ट अच्छा था, ये चाहता था कि इलेक्ट्रॉन इसे मिले, तो एनर्जी रिलीज होगी। तो जब एनर्जी रिलीज होगी तो एक्सोथर्मिक, ये क्या होगा आपका एंडोथर्मिक। तो यहां से इस रिलेशन से आपको क्या समझ में आना चाहिए, देखो कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ X इज इक्वल, इसका मैग्नीट्यूड का मॉड, ये मॉड है जो मैंने इसे दिखाया है, तो इसका इज इक्वल टू आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ ये। तो मैग्नीट्यूड जो होगा दोनों का, देखो इसका भी 40 है, इसका भी 40 है, लेकिन साइन भले ही अलग अलग है, लेकिन हम मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। मैग्नीट्यूड में सिर्फ और सिर्फ आप क्या देखते हो, वैल्यू देखते हो, ना कि पॉजिटिव नेगेटिव साइन देखते हो। तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि मैग्नीट्यूड जो होता है, ये जो एनायन है आपका,
एनाइन का जो मैग्नीट्यूड है, एनाइन में जो आयोनाइजेशन एनर्जी का जो मैग्नीट्यूड है वो उसी के न्यूट्रल की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बराबर होता है। तो आपको समझ में आया होगा कि एनायन की आयोनाइजेशन एनर्जी का जो मैग्नीट्यूड है, किसका, एनायन की जो आयोनाइजेशन एनर्जी का मैग्नीट्यूड है वो उसी के न्यूट्रल के इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के मैग्नीट्यूड के बराबर होता है। तो ये आपको यहाँ से समझ में आना चाहिए। अब देखना रिलेशन कैसे आपको सवालों में आपको दिखेगा। अच्छे सवाल जब आप करोगे वहाँ पर आपको रिलेशन में भी दिखता है, तो वो हम करेंगे अब। तो ये आपको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एक्स, मतलब इसने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब इसने इलेक्ट्रॉन टेंडेंसी टू अट्रैक्ट होगा, मतलब बनेगा एक्स माइनस। यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा बनेगा क्या, एक्स। तो यहाँ से जो एक्स माइनस बचा, यहाँ से एक्स माइनस बना, और यहाँ से हम इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, मतलब शुरुआत एक्स से हुई, वापस भी हम एक्स पे ही आएंगे। जब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो एक्स बनेगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा रिलेशन क्या है। अब हम इसके ऊपर ट्रू और फॉल्स रिलेशन जो आता है वो हम देखेंगे। अब आप इसको देखो, ट्रू फॉल्स रिलेशन आपको ऐसा दिखेगा। देखो ये पहला सवाल है, ये मैं लिख के लाया हूँ, 2 3 4 5। तो इसको अगर मैं थोड़ा सा चेंज करूँ ना, आपको डायरेक्ट आपको ये वाला सवाल, ऐसे वाले सवाल आपको दिखेंगे। उसी रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, यहाँ पर मैंने सारे के सारे लिखे हैं। तो इसको आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, पहले आप इसको पॉज करो और सॉल्व करने की कोशिश करो। तो देखिए हम सॉल्व करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एक्स प्लस, यहाँ से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एक्स प्लस मतलब यहाँ से बनेगा क्या, यहाँ से बनेगा एक्स, और यहाँ क्या होगा, फिर हम एक्स में से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो एनर्जी बराबर होगी। क्योंकि मैंने क्या बोला था आपको, तो यहाँ पर आपको दिमाग लगाना है कि ये बराबर होगा। क्योंकि यहाँ से होता क्या है, देखो ऐसे ही होता है, जैसे एक्स प्लस है, आपको वैसे ही करना है। एक्स प्लस है, इसमें हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉन गेन कराया, यहाँ से बनेगा हमारे पास एक्स, और इसमें से इलेक्ट्रॉन माइनस करो, माइनस करके क्या बनेगा, ये वापस से एक्स प्लस। तो देखो जहाँ से शुरू किया वहीं पे पहुँचे। जैसे वहाँ पर हमने स्टार्ट किया था एक्स, उसमें इलेक्ट्रॉन खाया तो एक्स माइनस, फिर हमने उस एक्स माइनस को लिया, फिर उससे इलेक्ट्रॉन निकाला वापस एक्स। तो जहाँ से स्टार्ट किया वहीं पर आए। तो इसमें जितनी एनर्जी देने में होती थी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती थी, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और आयोनाइजेशन एनर्जी इनका मैग्नीट्यूड बराबर होता था। तो इसका तो ट्रू आएगा, ट्रू फॉल्स रिलेशन, इसका ट्रू। आप ऐसे देखो कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एक्स बनेगा क्या, बनेगा आपका एक्स। तो फिर हमने एक्स में से इलेक्ट्रॉन निकाला है, तो जितनी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी उतनी आयोनाइजेशन एनर्जी होगी। ये आपको समझ में आया होगा, पहला ट्रू है। अब दूसरा आता है इसका मैग्नीट्यूड, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ फ्लोरीन और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एफ प्लस। तो वहाँ पर आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में आपको ऐसा सोचना होता था। यहाँ पर तो दोनों इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, तो किसका टेंडेंसी टू अट्रैक्ट अच्छा होगा, कौन चाहता है कि कौन वो अपकमिंग इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहेगा, कौन चाहता है कि इलेक्ट्रॉन उसको मिले। तो एक तो आपका ये है, एक तो आपका ये है, कौन चाहता है कि इलेक्ट्रॉन मिले, ये। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी ज़्यादा होनी चाहिए, इसकी ज़्यादा होनी चाहिए थी, क्योंकि यही चाहते, क्योंकि पॉजिटिव है, कैटायन है, कैटायन चाहता है कि उसको इलेक्ट्रॉन मिले। तो इसको यहाँ पर ग्रेटर देन मतलब इसको ज़्यादा दिया है, तो ये गलत होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसकी अच्छी नहीं होगी, ये फॉल्स, दूसरा फॉल्स। अब हम तीसरा चलते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एफ और आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एफ माइनस। तो किसकी आयोनाइजेशन एनर्जी आपकी ज़्यादा होगी, फ्लोरीन की। फ्लोरीन में से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है कि एफ माइनस में से। अब इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया है, तो जिसमें माइनस है उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना तो आसान है, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है। तो ये वाला रिलेशन जो है इन्होंने ग्रेटर देन इसको ही दिया है, इसको ही ज़्यादा माना है, तो ये तो ट्रू है। अब इसके बाद ये वाला आता है आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ फ्लोरीन और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ फ्लोरीन। तो यहाँ पर आपको बात समझनी है कि मैंने आपको क्या बोला था, मैंने आपको लिखाया था कि जब मैंने पीछे सारे के सारे पॉइंट आपको लिखाए, वहाँ पर मैंने लिखा था कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो मैग्नीट्यूड में बराबर होते हैं, बट साइन अपोजिट होता है। किसका, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और आयोनाइजेशन एनर्जी, साइन क्या होता है, मतलब इनकी वैल्यू जो होती है वो सेम होती है। लेकिन फिर मैंने लिखा था कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी पढ़ते हैं, फिर मैंने वहाँ पर आपको लिखा है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी
इनकी वैल्यू ऑलमोस्ट सेम होती है, सेम नहीं होती, ऑलमोस्ट सेम होती है। फिर मैंने बताया कि अगर इनमें से अगर इन्हीं दोनों में से ज़्यादा देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होती है वो ज़्यादा होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से बाय द अमाउंट ऑफ 5/2 RT। तो इसका मतलब क्या है कि अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू बराबर है लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बराबर नहीं है, तो वहाँ से आपको क्या समझ में आना चाहिए कि आयोनाइजेशन एनर्जी जो होगी उसकी वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए। तो डेट्स वाई आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ F और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ F, इसमें कौन ज़्यादा होगा बताओ। तो ये आयोनाइजेशन एनर्जी हमेशा ज़्यादा होगी। इसके लिए मैं आपको पॉइंट भी लिखाता हूँ, यहाँ पे देखना, इसको CSL करके लिख लो, कॉन्सेप्ट बाय शहीन लोन करके। इसको आप लिख सकते हो कि आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एनी एलिमेंट, मैंने वैसे पीछे भी लिखा दिया है आपको पॉइंट्स में जो NCERT के हैं, मैंने वहाँ पर भी लिखा है, लेकिन आप इसको डायरेक्ट याद भी रख सकते हो। आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एनी एलिमेंट is greater than इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। किसी भी एलिमेंट, पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए, अगर पर्टिकुलर एलिमेंट में आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पूछ रहा है तो आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो ज़्यादा होगी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है एब्जॉर्ब्ड, मतलब जो दिया है जो हमने दी है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब रिलीज्ड, आप लिख लेना रिलीज्ड, मतलब लिया है। देने वाली एनर्जी और लेने वाली एनर्जी, जो एनर्जी मतलब यहाँ पर जो हमने एनर्जी दी और जो रिलीज़ हुई, उनमें अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू जो होती है ज़्यादा होती है। आपको समझ में आया होगा, क्योंकि देखो अच्छे से मेरी बात को सुनो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू जो होती है बराबर होती है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू बराबर नहीं होती, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की ज़्यादा होती है। तो अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बराबर होती है और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से ज़्यादा है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू भी ज़्यादा होनी चाहिए। तो वैसे वो मैंने पॉइंट पहले भी लिखाया है, लेकिन आप इसको डायरेक्ट याद भी रख सकते हो। तो अब ये वाला जो सवाल है आपका सेम एलिमेंट के लिए आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इसको आप याद रख लेना, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ यहाँ। तो F और F माइनस में से जो मैंने आपको लिखा है ये भी आपका पहले ट्रू है, इसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। अब आता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन और आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ क्लोरीन। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ये क्या बनेगा, Cl माइनस बनेगा। अब यहाँ पर होना चाहिए था कि आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ Cl माइनस, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ Cl माइनस, तो वो बराबर हो जाता, वो बराबर, क्योंकि ये जब इलेक्ट्रॉन खाएगा तो ये Cl माइनस बनेगा, फिर Cl माइनस में से इलेक्ट्रॉन निकलता है, तो ये फॉल्स होगा, ये फॉल्स होना चाहिए। तो यहाँ F और F माइनस में से आयोनाइजेशन एनर्जी F और F माइनस में से आप ही बता दो, ये वैसे मैंने करा भी लिया। आयोनाइजेशन एनर्जी जाहिर सी बात है यहाँ पर ज़्यादा देनी होगी। अब इसने इलेक्ट्रॉन लिया है, इसके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेट्रा है, तो निकालना आसान है। इसके पास पहली इलेक्ट्रॉन नहीं है, फिर भी आप निकालोगे, तो यहाँ पर ज़्यादा होगा। तो ये हमारे पास आज का टॉपिक था इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब हम अगले लेक्चर में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ेंगे, तो उसको भी अच्छे से आप समझना। तो अगर आपके पास कोई भी डाउट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से रिलेटेड आता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे डाउट पूछ सकते हो और मैं उन डाउट्स को लेने की कोशिश करूँगा। तो NCERT के मैंने लगभग सारे के सारे पॉइंट्स करा दिए हैं। अब आप NCERT खोल सकते हो, आप देख सकते हो कि क्या हमने सारी की सारी बातें पढ़ी या नहीं पढ़ी। थैंक यू सो मच।